बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसका परिवार खेती करके गुजारा करता था। परिवार में 4 भाई और उनकी मां थी। उनके पास 2.5 बीघा जमीन थी। पिताजी का देहांत चारों भाइयों के बचपन में ही हो गया था। मां ने बहुत मुश्किल से पाल पोस कर चारों भाइयों को बड़ा किया। अभी चारों भाइयों की शादी नहीं हुई थी। वे सब मिलकर अपनी 2.5 बीघा जमीन पर खेती करके जीवन बिता रहे थे। आषाढ़ सावन का समय चल रहा था। खेत की निराई करने का समय आ गया था। एक सुबह मां ने चारों भाइयों से कहा, बेटा, तुम लोग जाओ और खेत की निराई करो। मैं खाना तैयार करके लाती हूं। इतना सुनकर चारों भाई खेत की निराई करने चले गए और खेत में काम करने लगे। निराई करते समय बड़े भाई ने समय बिताने के लिए अपने भाइयों से कहा, भाइयों, क्यों ना हम आपस में कुछ मजेदार बातें करें। इससे काम भी हो जाएगा और हमारा समय भी कट जाएगा। ये सुनकर तीनों छोटे भाई बोले, भैया, हम क्या मजेदार बातें करेंगे। हमारे पास तो ऐसी कुछ बातें नहीं हैं। आपके पास हो तो आप ही शुरू कीजिए। इस पर बड़ा भाई बोला, अगर तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है तो तुम सभी अपने अपने मन की बातें कहो। तीसरे नंबर का भाई बोला, मन की बात? कैसी मन की बात? भैया, हम सब में आप सबसे बड़े हैं, तो सबसे पहले आप ही शुरू कीजिए। इतना सुनकर बड़ा भाई बोला, ठीक है, मैं ही शुरुआत करता हूं। तो सुनो ध्यान से भाइयों, अगर मैं एक बड़ा व्यापारी होता तो मेरे पास बहुत सारा धन होता, बड़ा कारोबार होता, ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहा होता और मेरे दिन बड़े मजे से कट रहे होते। इसके बाद दूसरे नंबर के भाई का नंबर आया तो वो बोला, भाइयों, अगर मैं जमींदार होता तो मेरी बहुत सारी जमीन होती, नौकर खेती कर रहे होते और मैं चौपाल पर हुक्का पी रहा होता और पूरे गांव में लोग मुझे बड़े आनंद से जमींदार कहते। इसके बाद मन की बात में तीसरे भाई का नंबर आया तो वो बोला, भाइयों, अगर मैं उद्योगपति होता तो मेरे कारखाने चल रहे होते, नौकर कारखाने में काम कर रहे होते, मैं वातानुकूलित एसी गाड़ियों में घूम रहा होता और धन की कोई कमी नहीं होती। आखिर में सबसे छोटे भाई मदन का नंबर आया तो वो कुछ नहीं बोला। जब मदन कुछ नहीं बोला तो बड़े भाई ने पूछा, मदन, तू भी अपने मन की बात बता। मदन बोला, नहीं भैया, मैं नहीं बताऊंगा। भाई ने फिर पूछा, क्यों नहीं बताएगा? बता। इस पर मदन बोला, अगर मैंने अपने मन की बात बताई तो तुम सब मुझे मारोगे। भाई कहने लगे, तुझे मारेंगे क्यों? अरे भाई, ये तो समय बिताने और मन बहलाने के लिए मन की बातें हो रही है, इसमें मारने वाली बात कहां से आ गई? तब छोटा भाई बोला, नहीं भैया, अगर मैंने अपने मन की बात बताई तो आप लोग मुझे सच में मारेंगे। तब भाई कहने लगे, मजे की बात पर हम तुझे मारेंगे? ऐसा नहीं है, तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम अपने मन की बात बताओ। मदन बोला, ठीक है, नहीं मारोगे तो सुनो। छोटा भाई कहने लगा, मैं एक राजा होता और मेरी 4 रानियां होती। एक मेरी हवा कर रही होती, दूसरी खाना बना रही होती, एक खिला रही होती और एक मेरे पैर दबा रही होती। मेरे बहुत से घोड़ों के साथ सेना होती और मैं अपनी सेना और अपनी रानियों के साथ इस गांव में आता और अपने इसी 2.5 बीघे के खेत में अपनी सेना को ठहराता, जिससे सेना इस 2.5 बीघा खेत को उजाड़ कर रख देती। मदन ने इतना ही कहा था कि तीनों भाई उसे पीटने के लिए टूट पड़े और पीटते हुए बोले, हरामखोर, हमारे पास बस यही 2.5 बीघा जमीन है और इसी खेत पर खेती करके हम अपनी आजीविका चलाते हैं और तू इसे ही उजाड़ने की बातें कर रहा है। अब हम तुझे अकल सिखाकर ही रहेंगे। तीनों भाइयों ने छोटे भाई को मान पिटने के बाद अपने से दूर कर दिया और छोटा भाई खेत के एक कोने में निराई करने लग गया और तीनों भाई एक साथ दूसरी तरफ निराई करने लगे। खाने का समय हुआ तो मां खाना लेकर आ पहुंची और अपने बेटों से सबसे छोटे बेटे को अकेले देखकर, जो एक कोने में लगा हुआ था, तीनों भाइयों से पूछने लगी, ये छोटे को क्या हो गया है जो अकेला कोने में लगा हुआ है? तुम्हारे साथ क्यों नहीं है?
तो तीनों भाइयों ने सारी बात अपनी मां को बता दी। जब मां ने पूरी बातें सुनी तो मदन की बातों पर गुस्सा होकर उसने उसके पास जाकर जो कसर रह गई थी वो भी पूरी कर दी। मां की मार खाकर छोटा भाई अपने आप को अकेला और बेचारा समझने लगा और वो दुख से भर गया और उसे बहुत ही पीड़ा हुई। जब रात में पीड़ा सहन नहीं हुई तो सबको छोड़कर भूखा प्यासा ही उनसे दूर जाने के लिए चल दिया और पैदल ही चलते चलते एक शहर में पहुंच गया। शहर में पहुंचकर उसने अपने गुजारे का साधन ढूंढना शुरू किया। शहर में घूमते घूमते दोपहर हो गई, लेकिन कोई ठिकाना नहीं मिला। भूखा और निराश मदन किसी दूसरी जगह जाने को हुआ तो देखा कि एक साहूकार सामने से आ रहा है जिसे एक नौकर की जरूरत थी। मदन ने विनम्रता से पूछा, सेठ जी, क्या आपको किसी नौकर की जरूरत है? अगर है तो मुझे रख लीजिए। इस पर साहूकार ने मदन से बोला कि पहले तो अपना नाम बताओ। तो मदन बोला, सेठ जी, मेरा नाम मदन है। तब जो साहूकार था वो बोला, देखो मदन, हमें हमारी बेटी के स्कूल जाने की तैयारी में होने वाले कामकाज के लिए एक नौकर की जरूरत है। काम जैसे सुबह उसकी लिखने वाली पट्टी साफ करना, साथ में बस्ता लेकर स्कूल जाना और वापस आते समय उसे लेकर आना। ये काम होगा और इसके बदले में मैं तुमको रहने, खाने और कपड़े दूंगा। अगर तुम राजी हो तो कहो। इतना सुनते ही भूखा प्यासा मदन करता भी तो क्या करता, उसने हां कर दिया और साहूकार के साथ उसके घर चला गया। साहूकार ने सबसे पहले उसे खाना खिलाया और उसे सारा काम समझा दिया। अगले दिन से ही मदन साहूकार की बेटी के स्कूल जाने की तैयारी करने लगा, जिसमें उसने लिखने वाली पट्टी को साफ किया और बनाया, कलम बनाई और उसके बस्ते को अपने कंधे पर टांगा और लड़की नैना के साथ स्कूल चल दिया। जब स्कूल की छुट्टी होती तो पट्टी और बस्ता कंधे पर टांगे और लड़की को लेकर घर वापस आ गया। साहूकार की बेटी नैना मदन को मदन न कहकर पट्टम जना कहने लगी, क्योंकि वो उसकी पट्टी मांझता था, तो वो पट्टम जना उसका नाम रख दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा और मदन साहूकार के यहां ही रहने लगा। लड़की धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। आगे बढ़ते हुए लड़की के अपने स्कूल के एक सेठ के लड़के राघव से नैना के संबंध अच्छे हो गए। एक दिन लड़के ने लड़की से पूछा, नैना, ये तुम्हारे साथ में जो आता है ये कौन है? तो नैना बोली, अरे, ये मेरे पिताजी ने मेरे स्कूल आने जाने में मेरी मदद के लिए एक मुफ्त में मजदूर रखा है। तो राघव ने कहा, क्या मतलब? नैना बोली, मतलब यह है कि बिना वेतन का नौकर है। और इस पर राघव बोला, नैना, हम तुम जो भी बातें करते हैं, मिलते हैं, ये घर तो जाकर नहीं देता होगा? नैना बोली, घर तो जब कहेगा, जब इसे सही गलत की समझ होगी। अरे, ये तो बुद्धू है। राघव ने पूछा, कैसे? तो नैना बोली, अगर ये बुद्धू नहीं होता तो क्या रोटी कपड़ों पर ये नौकरी करता? इस तरह से मदन के बारे में नैना और राघव अक्सर बातें करते रहते और मदन दोनों की बातें बड़े ही ध्यान से सुनता और अपने मन में रख लेता। दोनों के बीच और समय बीता तो दोनों जवान हो चुके थे और दोनों ने भाग जाने का मन बना लिया। तारीख और समय निश्चित हो गया। मदन दोनों की ये सब बातें हमेशा की तरह सुन रहा था। तो राघव ने आजमाने के लिए नैना से कहा, नैना, आज तुम्हारा ये जमूरा हमारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा है ना? तो नैना बोली, राघव, तुम इस बुद्धू की तरफ से निश्चित रहो। ये कुछ नहीं जानता, गवार है, और फिर भी तुमको कोई संदेह है तो पूछ लो इससे क्या कहता है ये। तो राघव ने मदन से पूछा, क्यों रे पट्टम जना, हम दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं? तो मदन ने अपने आप को सच में बुद्धू दिखाते हुए कहा, मुझे मालूम है तुम क्या बातें कर रहे हो, मैं सब जानता हूं। तो राघव ने फिर पूछा, तो बता, हम क्या बातें कर रहे हैं? तो मदन बोला, तुम दोनों कह रहे हो कि इस पट्टम जना का पाजामा फट गया है, इसे नया सिलवा कर देना। इतना सुनते ही नैना बोली, देख लो राघव, क्या कहा था मैंने? राघव को भी यकीन हो जाता है कि ये बुद्धू है और दोनों ने अपनी योजना के मुताबिक भाग जाने का समय निश्चित कर दिया।
इधर स्कूल की छुट्टी होती है और पट्टमजना लड़की को घर छोड़कर और यही कोई बहाना बनाकर घर से निकलता है और राघव के पिता के पास पहुंचता है और दोनों के रात को भाग जाने के बारे में बताता है और कहता है, सेठ जी, क्या आप अपने लड़के को जाने दोगे? तो सेठ लाल पीली आंखें दिखाते हुए कहता है, भला कोई बाप ऐसा चाहेगा? तो पट्टमजना कहता है, ठीक है, जैसे ही राघव घर आए तुम उसे कमरे में बंद कर देना और उसके एक जोड़ी कपड़े मुझे लाकर दे दो। राघव के कपड़े लेकर मदन जंगल की ओर निकल गया और तय किए गए समय का इंतजार करने लगा। इधर नैना ने भी अपने पिता की अस्तबल से 2 घोड़े, एक अपने लिए और एक राघव के लिए, भाग जाने के लिए तैयार कर रखे थे। जैसे ही रात का समय हुआ, सब लोग सो गए, तो मदन ने राघव के कपड़े पहने और योजना के मुताबिक नैना के पास आ गया और एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। नैना रात होने के कारण राघव के कपड़ों में मदन को राघव समझकर दूसरे घोड़े पर सवार होकर उसके पीछे पीछे चल दी। नैना जब भी घोड़े को मदन के बराबर लाने के लिए लगाम खींचती, वैसे ही मदन भी अपने घोड़े को लगाम खींच देता और आगे निकल जाता, जिससे कि नैना उसे पहचान न सके। घोड़ों पर दोनों तेजी से भागे जा रहे थे। रात भर चलने के बाद बहुत समय निकल जाता है और धीरे धीरे दिन निकल आता है। दिन निकलने पर नैना मदन को पीछे से राघव समझकर कहती है, राघव, रात भर के थके हैं, भूख भी लगने लगी है, प्यास भी लगने लगी है, अब आप कहीं रुक जाओ। मदन आगे रुकने का इशारा करके फिर आगे बढ़ जाता है। नैना भी पीछे पीछे चली आ रही है। जब दिन पूरी तरह से निकल आया तो मदन ने एक शहर के किनारे अपने घोड़े को रोक दिया, जिससे कुछ खाने पीने को लाया जा सके, और घोड़े से उतरकर खड़ा हो गया। नैना ने जब मदन के पास पहुंची तो मदन का चेहरा देखते ही नैना के पैरों तले जमीन निकल गई। वो बोली, पट्टमजना, राघव की जगह पर तू कैसे? तो मदन बोला, ठीक वैसे ही जैसे मदन से पट्टमजना बनाया। नैना, अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है तो तुम वापस जा सकती हो। लेकिन नैना सोचने लगती है कि अब घर वापस जाने की तो रही नहीं, इसलिए जिस हाल में भी रहना होगा इसके साथ ही रहना होगा, क्योंकि कोई लड़की जब घर से निकलती है तो उसका घर आना नामुमकिन ही होता है। और वो कहती है, पट्टमजना, तूने मेरे साथ धोखा करके अच्छा नहीं किया है, तुझे कभी माफ नहीं करूंगी और नहीं कभी तुझे स्वीकार करूंगी। हम साथ तो रहेंगे, लेकिन एक दोस्त की तरह रहेंगे। तो मदन कहता है, और जो तूने किया अपने मां बाप के खिलाफ, तूने बहुत अच्छा किया। इसके बाद नैना कहती है, मुझे बहुत भूख लगी है, बाजार जाकर कुछ खाने को लाओ। मदन बोला, बताओ क्या खाना चाहते हो, क्या लेकर आऊं? तो नैना ने कहा, कुछ ऐसा लेकर आना जो मैंने अभी तक नहीं खाया हो। तो मदन कहता है, ठीक है। इतना बोलकर वो बाजार की ओर चल दिया। मदन ने बाजार में पहुंचकर सबसे पहले नैना के अभी तक न खाई जाने वाली चीज को ध्यान में रखते हुए काली गाजर खरीदी और रुमाल में बांध ली। उसके बाद उसने राजभोग खरीदी, उसे भी उसने अपने कपड़े में बांध लिया और वापस नैना के पास पहुंच गया। नैना ने जब उससे पूछा, खाने को क्या लाया है? तो मदन ने सबसे पहले काली काली गाजरों को निकालकर उसके सामने रख दिया। नैना ने गाजरों को देखा तो बोली, ये क्या है? मदन बोला, ये वही है जो तूने मुझसे मंगवाया, काली गाजर। क्या इन्हें तूने अभी तक खाया है? इतना सुनते ही नैना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो मदन से कहने लगी। जब मदन ने देखा कि नैना बहुत गुस्से में है तो उसने फिर राजभोग मिठाई का डब्बा निकाला और उसे दे दिया और बोला, ये लो, ये भी तुमने अभी तक नहीं खाया होगा। राजभोग मिठाई को देखकर नैना का गुस्सा छूमंतर हो गया और वह मुस्कुराते हुए सोचने लगी कि ये सोचता तो है पर बाद में सोचता है। दोनों की पेट पूजा हो जाने के बाद नैना फिर कहती है, पट्टमजना, हम रहेंगे कहाँ? रहने का भी तो ठिकाना ढूंढ कर लाओ। तो मदन कहता है, कैसा मकान ढूंढ कर लाऊं? तो नैना कहती है, हवा महल जैसा। इतना बोलकर मदन मकान ढूंढने चल देता है। जैसा कि नैना ने कहा था, हवा महल जैसा।
मदन ने आधा घंटे के लिए एक भेड़ पालने वाले खारिक को, जिसमें भेड़ें बंधी हुई थी और चारों तरफ से हवा आ रही थी, उसे किराए पर ले लेता है। उसके बाद मदन ने एक बहुत ही सुंदर महल किराए पर लिया, जो समुद्र के किनारे बना था, जिसमें समुद्र की ठंडी ठंडी हवा के साथ समुद्र की लहरों का भी आनंद लिया जा सकता था। महल किराए पर लेने के बाद वापस मदन नैना के पास आ गया और बोला, चलो, रहने का ठिकाना भी मिल गया है। और नैना को लेकर सबसे पहले वो वहां पहुंचा जहां उसने भेड़ का खारिक किराए पर लिया था, और खारिक के सामने खड़ा करके नैना से बोला, ये रहा तुम्हारा हवा महल जिसकी तुमने मांग की थी। देखो, इसमें चारों तरफ से हवा ही हवा आ रही है। ये देखकर नैना को बहुत गुस्सा आया। जैसे ही नैना कुछ कहने को हुई तो मदन ने रोकते हुए कहा, जरा ठहरो नैना, कोई बात नहीं, ये पसंद नहीं है तो दूसरी जगह और देखो, मैंने वहां देखा है, चलते हैं। मदन नैना को लेकर उस समुद्र के किनारे वाले महल में लेकर पहुंचा और बोला, नैना, ये तुम्हारे लिए कैसा रहेगा महल? और नैना बोली, तू तो बड़ा ही छुपा रुस्तम है, तू सोचता तो है लेकिन बाद में सोचता है। मदन और नैना आराम से महल में रहने लगे। मदन ने शहर में काम पकड़ लिया और नैना घर को संवारने में लगी रही। कुछ दिनों बाद एक दिन नैना दोपहर बाद महल से कुछ ही दूरी पर बने एक सुंदर से तालाब में नहाने चली गई, जहां दिन में कुछ खास लोग ही आया करते थे। और उस तालाब में रात को 12 बजे एक परियों की रानी स्नान करने आया करती थी। नैना ने अपने कपड़े और गले का हार, जो कि घर से रुपए पैसे के साथ लेकर भागी थी, उसको उतारे और तालाब पर एक पेड़ के नीचे उसकी जड़ में रख दिए, और स्नान करने के बाद घर को देरी न हो जाए, इसलिए जल्दी में कपड़े पहने और घर को चल दी। उसका हार वही छूट गया। शाम तक हार की याद नहीं आई। शाम को मदन काम से आया और दोनों ने खाना पीना खाया और अलग अलग बिस्तर पर लेट गए। सोते समय नैना का हाथ जब गले पर गया तो नैना के होश उड़ गए, क्योंकि नैना के गले से हार अब नहीं था। तो गले में हार न पाकर नैना बेचैन हो उठी और मदन से कहने लगी, अरे पट्टमजना, सुन तो जरा। पट्टमजना, मेरा एक काम करेगा? मेरे गले का हार उस तालाब पर छूट गया है, जरा उसे ला कर दे। इतना सुनते ही मदन बोला, हार ला दूं? इतनी रात को? नैना से मदन कहने लगा, हार तेरा है, तुझसे छूटा है और लेने में जाऊं? खुद जाकर क्यों नहीं ले आती? नैना बोली, अगर दिन होता तो मैं खुद ही ले आती, लेकिन रात का समय है, इसलिए मैं वहां नहीं जा सकती। तो मदन, इतना सुनते ही मदन बोला, नैना, मैं हार लेने एक ही शर्त पर जाऊंगा। तो नैना कहने लगी, कौन सी शर्त? ये सुनकर कि हार मिल जाने के बाद तू मुझसे कभी पट्टमजना नहीं कहेगी और आज से मुझे अपना पति स्वीकार कर लेगी। बोल, शर्त मंजूर है? तो नैना बोली, ठीक है पट्टमजना, मुझे तेरी शर्त मंजूर है। इतना सुनते ही पट्टमजना हार लेने तालाब की ओर चल दिया। रात का समय था, 12 बजने ही वाले थे कि मदन तालाब पर पहुंच गया। चांदनी रात थी। जैसे ही पेड़ के नीचे से उसने हार को उठाया तो आकाश मार्ग से 7 परियां तालाब पर उतरती दिखाई दी। परियों को उतरते देख मदन पेड़ की आड़ में छिप गया। परियों ने नीचे उतरने के बाद अपने वस्त्र उतारे और तालाब के किनारे रख दिए और स्नान करने तालाब में उतर गई। उन 7 परियों में एक परी एक आंख से कानी थी। तालाब में स्नान करते समय कानी परी अपनी सखी परियों से बोली, बहनों, आज मुझे इस तालाब पर मनुष्य की गंध आ रही है। इतना सुनते ही साथी परिया बोली, अरे कानी, तुझे यहां रात के 12 बजे इस सुनसान जगह पर मनुष्य की गंध कहां से आ रही है? और ये गंध तुझे ही आ रही है, हमें क्यों नहीं? तू कुछ ज्यादा ही ज्ञानी हो गई है। इस पर कानी परी बोली, बहनों, तुम नहीं मानती तो कोई बात नहीं। परियों को तालाब में नहाते हुए देख मौका पाते ही मदन हार लेकर वहां से दौड़ पड़ा। कुछ दूरी पर पहुंचा था कि कानी परी की नजर उस पर पड़ गई। वो अपनी साथी परियों से बोली, देखो बहनों, तुम मेरी बात नहीं मान रही थी, अब अपनी आंखों से देख लो, वो जा रहा है मनुष्य।
सातों परियों ने मदन को देखा तो परियों की मुखिया रानी परी ने अपनी साथी परियों से कहा, बहनों, इसने हमें तालाब में नहाते हुए नग्न अवस्था में देख लिया है और हमारी जाति को नग्न अवस्था में सिर्फ दो ही देख सकते हैं, एक तो मां और दूसरा उसका पति। इसलिए मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी और इसे अपना पति बनाकर रखूंगी। अपनी रानी परी की इतनी बात सुनते ही 6 परियों ने शोर मचाया और मदन से कहा, ए मनुष्य, भाग क्यों रहा है? यहां तालाब पर तेरा कुछ सामान छूट गया है, उसे लेता जा। इतना सुनते ही मदन ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो मदन वही पत्थर का बन गया और परियों ने तालाब से निकलकर अपने वस्त्र पहने और उसके बाद मदन के पास पहुंची और रानी परी ने अपनी विद्या से मदन को पत्थर से जिंदा मक्खी बनाकर अपने बालों के बीच लगा लिया और परियों के स्थान को सभी परियां लौट गई। तालाब से रानी परी मदन को पत्थर से जिंदा मक्खी बनाकर अपने परियों के स्थान तो ले गई और वहां पहुंचकर परी मदन को मक्खी से तोता बनाते हुए उसके गले में एक जादुई धागा बांध लेती है। दिन में तोता बनाकर पिंजरे में बंद करके रखती और रात में इंसान बना लेती। और इधर नैना रात भर मदन के इंतजार के बाद सुबह होते ही मदन की खोज में निकल पड़ी। गली गली नगर नगर खोजने लगी और इधर मदन रानी परी की कैद से छुटकारा पाने के बारे में सोचने लगा। एक दिन गलती से रानी परी ने पिंजरे की खिड़की खुली छोड़ दी और मदन मौका पाते ही वहां से उड़ गया। जब रानी परी ने मदन को अपने कब्जे से जाते देखा तो रानी परी चील बनकर उस तोते बने मदन का पीछा करने लगी। मदन आगे आगे, रानी परी पीछे पीछे और मदन ने अपनी जान छुड़ाने के लिए हसनपुर के राजा दुर्ग सिंह की बेटी राजकुमारी फूलवती के पास चला गया। राजकुमारी फूलवती, जो राजा दुर्ग सिंह के आदेशानुसार रोजाना स्नान के बाद 7 फूलों में तुलसी डालकर अपनी अटारी पर नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी, जो राजा के लिए सतीत्व का प्रमाण था। तोते के रूप में मदन चील रूपी रानी से छुटकारा पाने के लिए फूलवती की गोद में जा गिरा। रानी परी चील ने तोते को फूलवती की गोद में गिरते देखा तो वो महल की अटारी की मुंडेर पर बैठ गई और तोते के उड़ जाने का इंतजार करने लगी। और जैसे ही तोते के रूप में मदन फूलवती की गोद में गिरा तो फूलवती ने परेशान तोते को अपने गोद में उठा लिया और सिर पर हाथ फेरते हुए मुंडेर की ओर नजर घुमाई तो मुंडेर पर बैठी हुई चील से कहने लगी, तो ये तोता तूने घायल किया है, अब तू अपनी खैर चाहती है तो यहां से उठ जा। अब इस तोते को मैं अपने पास रखूंगी और देखती हूं कैसे इसको घायल करती है। रानी परी ने देखा कि राजकुमारी फूलवती तोते को आजाद करने वाली नहीं है तो समय और मौका देखकर दोबारा आने का सोचकर रानी परी वहां से लौट गई। तोते के सिर पर राजकुमारी फूलवती का हाथ फेरते फेरते तोते के गले के धागे में हाथ का नाखून अटक गया, जिससे तोते के गले में बंधा धागा टूट गया। धागा टूटते ही तोते से मनुष्य के रूप में मदन सामने आ गया। मनुष्य के रूप में मदन को देखकर राजकुमारी बहुत हैरान हो गई और बोली, ये सब क्या है? तुम कोई बहुरूपिया हो या कुछ और? तूने मुझे नग्न अवस्था में देख लिया और मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। इतना सुनते ही मदन बोला, देवी, मेरी जान अब तुम्हारे हाथों में है। अब तुम चाहे मुझे मारो, चाहे मुझे छोड़ो, मैं कोई बहुरूपिया नहीं हूं। और मदन ने अपनी सारी कहानी राजकुमारी फूलवती को बता दी। धर्म का वास्ता देने पर राजकुमारी फूलवती सोच में पड़ गई। राजकुमारी ने मदन को अपने कमरे में छिपा लिया। स्नान के बाद राजकुमारी जैसे ही अपने कमरे में पहुंची तो पिता दुर्गम सिंह के सिपाही हर रोज की तरह तराजू और फूल लेकर राजकुमारी को तौलने आ पहुंचे और रोज की तरह तराजू में एक पलड़े में राजकुमारी को बैठाया और दूसरे पलड़े में 7 फूल रखे तो तराजू का पलड़ा नहीं उठा। इसके बाद राजकुमारी को तौलने के लिए सिपाहियों ने फूलों की मात्रा और बढ़ाई, फिर भी पलड़ा नहीं उठा। अंत में पूरी डलिया ही रख दी, तब भी पलड़ा नहीं उठा। ये सब देखकर सिपाही वापस राजा के दरबार में पहुंच गए और राजा से कहने लगे, महाराज, आज राजकुमारी के हृदय में पाप समा गया है। आज राजकुमारी पवित्र नहीं रही,
इतना सुनते ही राजा ने सिपाहियों को आदेश सुनाया कि आज रात उस अधर्मी को पकड़ कर लाओ जिसने हमारी बेटी का धर्म भ्रष्ट किया है। राजा का आदेश सुनते ही सिपाही फूलवती के कमरे की तरफ चले। फूलवती की सेविका ने आकर बताया कि आपके कमरे की तरफ महाराज के सिपाही आ रहे हैं। तो राजकुमारी ने मदन से कहा, इस बार आपका बचना संभव नहीं होगा, इसलिए मैं महल के पीछे धोती लटका देती हूं। आप धोती के सहारे पीछे उतर जाना और अपनी जान बचा लेना। जैसे ही मदन धोती के सहारे महल के पीछे उतरा, वैसे ही पीछे बने मकान के मालिक, जो कि बूले पति पत्नी थे, उन्होंने मदन को पकड़ लिया और चोर चोर चिल्लाने लगे। तो मदन बोला, अरे काका जी, मैं चोर नहीं हूं। क्यों आप लोग मेरी जान के दुश्मन बन रहे हो? मैं आफत का मारा हूं, मुझे बचा लीजिए। इतना सुनते ही बूले पति पत्नी सोचने लगे और बोले, ठीक है, हम तुम्हारी जान बचा लेंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक शर्त माननी होगी। मदन बोला कि शर्त मान लूंगा, बताओ क्या शर्त माननी होगी? तो बूले पति पत्नी बोले, हमारी इकलौती बेटी जो शादी के योग्य है, दूसरे कमरे में सो रही है। अगर तुम उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाओ तो तुम्हारी जान बच सकती है। मदन अपने आप को घिरा हुआ देखकर शादी के लिए हाँ कर देता है। तो जो बूले पति पत्नी थे कहते हैं, ठीक है, जाओ और हमारी बेटी के पास हो जाओ। राजा के सैनिक आएंगे तो हम कह देंगे कि दूसरे कमरे में हमारी बेटी और दामाद सो रहे हैं। मदन ने वैसा ही किया जैसा उन बूले पति पत्नी ने बोला और पति पत्नी की बेटी के पास जाकर मदन सो गया। राजा के सैनिक राजकुमारी फूलवती के कमरे की खोज करते हुए और पीछे लटकी हुई धोती की निशानी पर उस बूले पति पत्नी के घर आ पहुंचे और बूले पति पत्नी से बोले, इधर कोई चोर आया है? तो उन्होंने कहा कि हमने नहीं देखा। खोज करके राजा के सिपाही वापस लौट गए। जब सुबह हुई तो बूले पति पत्नी ने अपनी बेटी सविता की शादी की तैयारी शुरू कर दी। सविता को दुल्हन और मदन को दूल्हा बनाया जाने लगा और एक शादी के स्थान पर कार्यक्रम शुरू होने लगा, जहां पर पट्टमजना की खोज करते हुए नैना आप पहुंची और मदन को पहचानते हुए दुल्हन बनी सविता से झगड़ पड़ी और बोली, ये मेरा पति है, तू इससे शादी कैसे कर सकती है? दुल्हन बनी सविता कहने लगी, नहीं, ये मेरा पति है, इससे मेरी शादी होने वाली है। दोनों आपस में झगड़ने लगी। परियों के स्थान से रानी परी अपने तोते की खोज में निकली और उसने मदन को पहचान लिया। मदन को पहचानते ही मदन का दोनों से हाथ छुड़ाते हुए बोली, भी कौन हो तुम? और तुम दोनों मेरे पति के पीछे क्यों पड़ी हो? ये मेरा पति है और मैं अपने पति को तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगी। शादी के स्थान पर सभी लोगों ने जब यह नजारा देखा तो सब ने अपने सिर पकड़ लिए और सोचने लगे कि दूल्हा एक और दावेदार दुल्हन तीन, फैसला कैसे हो? एक व्यक्ति बोला, इस मामले का हल तो राजा साहब ही कर सकते हैं और किसी के बस की बात नहीं है। और मामले को राजा के दरबार में लाया गया। राजा के दरबार में मदन सहित तीनों नारी पहुंची तो राजा की बेटी फूलवती ने देखा कि उसके मदन से तीन नारियां अपने अपने पति होने का दावा कर रही हैं। तो उससे रहा नहीं गया और फूलवती भी आकर तीनों से मदन का हाथ छुड़ाते हुए बोली, ये मेरे पति है और तुम मेरे पति से दूर रहो। अब क्या था? मामले को राजा के दरबार में लाने वाले लोगों ने अपना माथा पीट लिया और बोले, बस यही कमी और रह गई थी। चलो देखते हैं राजा क्या फैसला करते हैं। राजा दुर्गम सिंह ने जब देखा कि तीनों रानियों के साथ उसकी बेटी भी मदन पर अपना पति होने का दावा कर रही है, तो राजा ने एक मंडप के नीचे मदन के साथ चारों नारियों का विवाह कर देने का फैसला किया, जिसे सभी लोगों ने आसानी से स्वीकार कर लिया और राजा ने अपनी बेटी सहित चारों का विवाह मदन के साथ बड़े ही धूमधाम से संपन्न कराया और राजा ने आधा राज्य देकर मदन को राजा बना दिया। राजा बनने के बाद मदन ने कुछ समय राज किया और एक दिन राजा दुर्गम सिंह से बोला, पिताजी, मैं अपने गांव घूमने जाना चाहता हूं। राजा बोले, ठीक है बेटे, तुम गांव घूमने जाना चाहते हो तो बड़े शौक से जाओ और हाथी, घोड़ा, सेना सब लेकर जाना।
मदन ने अपनी चारों रानियों को अपने गांव जाने के बारे में कहा तो चारों रानियों सहित हाथी, घोड़ा, सेना लेकर अपने गांव की ओर चल पड़ा और उसी 2.5 बीघे के खेत में जाकर अपनी सेना को ठहरा दिया। हाथी, घोड़ा और पैदल सेना ने 2.5 बीघा खेत को उजाड़ कर रख दिया। पशु चर रहे थे। गांव के बच्चों ने मदन के भाइयों को जाकर बताया कि तुम्हारे खेत को उजाड़ दिया है। तो मां सहित तीनों भाई अपनी 2.5 बीघा खेत की ओर दौड़ पड़े और खेत को देखा। मदन के पैरों में लौट गए और विनती करने लगे, महाराज, हमें माफ कर दीजिए। हमारे पास बस यही 2.5 बीघा जमीन है और हम तीनों भाई मां सहित इसी से गुजारा करते हैं। इतना सुनते ही मदन बोला, ठीक है, पहले आप लोग ये बताओ, आपके परिवार में कौन कौन है? इस पर बड़ा भाई बोला, महाराज, हमारे परिवार में 4 भाई और 1 मां थी, लेकिन अब 3 भाई और 1 मां है। तो मदन बोला, एक भाई को क्या हुआ? तो बड़ा भाई बोला, उसका तो नाम ही मत लो, महाराज। क्यों, महाराज? बोले, क्या हुआ? तो कहने लगा बड़ा भाई, महाराज, चौथा हम सब में सबसे छोटा था और बड़ा हरामखोर था। कहता था, मैं राजा होता तो इस 2.5 बीघा खेत को अपनी सेना के पैरों तले रौंद देता। इसलिए हम लोगों ने उसकी जमकर मरम्मत करके उसे यहां से भगा दिया। उसके बाद जिंदा है या मर गया, हमें नहीं पता। इस पर मदन बोला, तो तुम्हारा भाई इस खेत में अपनी सेना ठहराने की बात करता था? तो उसका बड़ा भाई बोला, और क्या कहता था तुम्हारा भाई? तो बड़ा भाई कहने लगा, कहता था, मेरी 4 रानियां होती। तो मदन कहने लगा, तो गौर से देखो और बताओ, क्या तुम्हारे खेत में और कितनी रानियां हैं? तीनों भाइयों ने जब नजर उठाकर देखा तो सहम गए, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मदन बोला, ये देखो, एक रानी खाना बना रही है, एक हवा कर रही है और एक मेरे पैर दबा रही है, एक खाना बना रही है और खाना खिला रही है। अरे अकल के अंधों, मैं ही तुम्हारा छोटा भाई मदन हूं, जो तुमने मारपीट कर भगा दिया था। इतना सुनते ही तीनों भाई मदन के पैरों में गिर पड़े और अपने किए की माफी मांगने लगे। मदन ने सबको रोकते हुए कहा, नहीं भाइयों, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कल्पना सिर्फ कल्पना होती है, हकीकत नहीं। मदन ने सबको माफ कर दिया और अपने साथ परिवार को मिला लिया और अपने परिवार को अपने साथ रख लिया और अपने परिवार के साथ और अपनी 4 रानियों के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को पसंद करें, सदस्यता लें और साझा करें। राधे राधे।